हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। बेहतरीन आज टेस्ट आपका होने वाला है और आप लोग आज देखिएगा कि आपका जो स्कोर जा रहा है वो कितना जा रहा है। ठीक है ना, कितना स्कोर है। हम डेली डेली कहते हैं कि जब तक आपका टारगेट नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा। तो इसलिए टारगेट आपका होना चाहिए कि आज के टेस्ट में हम इतने करके आएंगे। और अगर आपके इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो भाई आप और मेहनत करिए। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से थ्योरी भी पढ़िए। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आवाज मिल पा रही है? सभी को आवाज हमारी मिल पा रही है? सब लोग भाई लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ गए हैं सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो टारगेट है ये 50 क्वेश्चन में आज का टारगेट रखा गया है आपका 45 नंबर। ये हमारे पुराने स्टूडेंट के लिए है और जो नए स्टूडेंट हैं अभी लगभग 1 महीना से उनके लिए 40 नंबर और बिल्कुल नए जो जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर 35 नंबर टारगेट दिया गया है। ठीक है, तो इस टारगेट को आज आप लोगों को गोल करना है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा यहां पर आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो, नैसर्गिक के जो पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए लगभग सभी का जवाब यहां पर आ चुका है। आपका जवाब बनेगा सी नंबर। यहां पर प्राकृतिक होता है। क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची यहां पर प्राकृतिक होता है। हमने आपको बताया है कि कम से कम एक पर्यायवाची, अर्थात जैसे ये नैसर्गिक के है इसके कम से कम आपको 3 पर्यायवाची होना चाहिए। एक तो प्राकृतिक आपको याद ही है, दूसरा यहां पर पर्यायवाची एक हो जाएगा क्या, वास्तविक। क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक भी हो जाएगा। वास्तविक भी इसी का पर्यायवाची होता है, वास्तविक भी इसका पर्यायवाची बनता है। दूसरा आपका होता है स्वाभाविक। क्या होता है? स्वाभाविक भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, और प्राकृतिक तो होता ही होता है। चलिए आइए आगे पॉइंट में आते हैं। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। चलिए, गेह का पर्यायवाची सभी को पता है। देखिए यहां पर ग्रह जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गेह के पर्यायवाची यहां पर क्या होता है, ग्रह होता है। और भी पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, घर तो आप लोग जानते ही जानते हैं, घर भी होता है। ठीक है ना, घर होता है और साथ साथ में और कौन से मिलते हैं, निकेतन आपने सुना होगा, निकेतन। निकेतन भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भवन हो गया, सदन हो गया। ठीक है, ये सभी आपके होते हैं। बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची यहां पर बताना है। वृक्ष के पर्यायवाची क्या हैं, तो देखिए वृक्ष के पर्यायवाची होता है तर, दुरुम, पाटप, पादप, विटप, है ना, पेड़, गाछ। यहां पर ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए पादप भी होता है, एक होता है गाछ। क्या होता है? गाछ भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। गाछ किसका होता है, तो वृक्ष का ही होता है। ठीक है, विटप जो होता है, विटप भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पेड़ होता है और अगम अगर कभी आ जाए, अगम किसका होता है, अगम भी होता है वृक्ष का पर्यायवाची। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कमल शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। कमल का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा। चलिए, कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं, सरोज, जलज, अब्ज। देखो अब्ज भी होता है, कमल के पर्यायवाची में अब्ज भी होता है। हमने कई बार आपको बताया है अब्ज का भी, है ना। तो देखो 54 का जो ऑप्शन बनेगा आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। यहां पर ताम रस भी होता है। नोट कर लीजिएगा कि कमल का पर्यायवाची ताम रस भी होता है। ठीक है, सरोज भी होता है, सरोज भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए, और नलिन, नलिन आपने सुना है, नलिन भी पर्यायवाची इसी का होता है। तो इस प्रकार से 3-4 पर्यायवाची कम से कम आपको रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आग शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है। चलिए, आग का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए, पुंडरीक, वैशानर या सेंधो या शक्र। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, ये हो जाएगा वैश्नार। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैशानर बनेगा। मतलब इसे बोलते हैं वैश्वानर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, मतलब जो वा है इसी के साथ जुड़ा है, हम आपको लिख दे के बता दे रहे हैं। ऐसे लिखेंगे वैश्वानर, ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसी का पर्यायवाची होता है। अनल भी होता है, जो कि आप हमेशा पढ़े होंगे, अनल पर्यायवाची इसी का होता है। पावक भी होता है ना, वायु सखा होता है, दहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गौरव का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, गौरव का विलोम इनमें से क्या बनेगा। गौरव का विलोम क्या होता है, जो बहुत ऊंचा हो और इसका विलोम पूछा गया है। सभी लोग जवाब दीजिएगा।
चलिए देखिए, बिल्कुल सही जवाब है लाघव, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौरव को लाघव होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बहिरंग का विलोम शब्द में से क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जब बाहरी रंग की बात किया है, और इसका विलोम क्या होगा? अंदर, अंदर मतलब होते हैं अंतरंग। क्या बोलते हैं? अंतरंग, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ग्रस्त का विलोम शब्द इनमें से क्या है? ग्रस्त का विलोम शब्द में बताना है जो बहुत बिजी रहता है ना। ग्रस्त मतलब क्या हो गया? जो बहुत बिजी रहता है। और इसका अगर विलोम पूछे तो आप कहेंगे जो स्वतंत्र हो गया है, अर्थात मुक्त हो गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम शब्द में से क्या बनेगा? चलिए, मूक मतलब होता है जो चुपचाप रहता है, शांत रहता है, बोलता नहीं है। और इसी का अगर विलोम पूछ ले तो भैया आपको पता है जो शांत रहता है तो बोलता भी है, मतलब यहां पर हो जाएगा वाचाल, जो कि ऑप्शन बी नंबर लगभग सभी का जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? जैसे अभी बताया था अंतर मतलब अंदर, तो इसी का विलोम बहि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर राइट बनेगा, बहिर्मुखी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए, गुरु की हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा जो गुरु की हत्या करता है, किया हो, है ना। इसे बोलते हैं गुरुघ्न। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कौन? ये वाला सी हो जाएगा, गुरुघ्न कहा जाता है। गुरुघ्न इस प्रकार से लिखेंगे गुरुघ्न, और आधा आपका घ हो जाएगा और ना हो जाएगा गुरुघ्न, इस प्रकार से हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो दूसरों के अधीन हो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए शब्द क्या होता है? तो इसे बोलते हैं क्या है? पराधीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहेंगे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए शब्द क्या है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो चीज क्या होती है? बहुत ही अमूल्य होती है। क्या होती है? अमूल्य बताना है, बहुमूल्य नहीं बताना है। याद रखिए, बहुमूल्य क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। इसका जो ऑप्शन है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहते हैं, है ना। और जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं क्या बहुमूल्य, उसको क्या होता है? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। याद रखिए, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुत अधिक होता है, उसे हम लोग बहुमूल्य कहते हैं। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो थोड़ा नपा तुला हुआ भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहां पर आंसर लॉक करिएगा सभी लोग। चलिए इसे क्या बोलते हैं? मिताहारी। कौन सा? ऑप्शन सी। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करते हैं उन्हें मिताहारी कहते हैं। आप ही लोगों में ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो एक नियत ही समय, मतलब कह सकते हैं कि एक लिमिट में ही खाते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने आज खाया 8 रोटी, और ये इसी प्रकार से अगर आदत बन गई तो 8 ही रोटी खाएंगे, 9वीं रोटी आपको नहीं खा पाएंगे, है ना। या आप लोग 4 रोटी खाते हैं तो 4 ही रोटी खा पाएंगे, एक नियम बन जाता है आपके पेट का, उसी में आप छक जाते हैं। तो यहाँ पर मिताहारी, थोड़ा नपा तुला भोजन को मिताहारी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मितव्ययी किसे कहते हैं ये बताइए? जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया है, मितव्ययी किसे कहते हैं? है कोई जो जवाब दे सकता है? मितव्ययी किसे कहते हैं? मितव्ययी कहा जाता है कि कम या नपा तुला खर्च करने वाला, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी कहा जाता है, जो कम खर्च करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द इनमें से बताइए क्या बनेगा? चलिए लॉक करिए इस क्वेश्चन का, और आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं अंतेवासी। क्या? अंतेवासी, जो कि लगभग देख सकते हैं काफी लोगों के जवाब यार आ रहे हैं, डी नंबर अंतेवासी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और अच्छा ये बताइए, जो आश्रमवासी जवाब दे रहे हैं जो लोग, तो आश्रमवासी क्या होता है? मतलब जो आश्रम में निवास करने वाले। याद रखिए, जो लोग आश्रम में निवास करते हैं और आश्रम में निवास करने वाले होते हैं उन्हें आश्रमवासी कहते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई
उन लोगों को हमने आपको बता दिया है कि आज के टेस्ट पेपर में जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको 45 नंबर ला के दिखाना है, जो लगभग 2 महीने से जुड़े हुए हैं उनको 40 नंबर लेके दिखाना है, और जो हमारे स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं 2 4 10 15 दिन, तो उनको 35 नंबर आज सॉल्व करके दिखाना है। इतना टारगेट आज आपको दिया गया है, ठीक है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई देख लीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक भी करिएगा, ठीक है ना, सपोर्ट करते रहिए। यहां पर देखो दिया गया है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ। 66 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो देखिए, शैतान की आंत मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु, जो कि ऑप्शन कहां है? ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, गांव में देखा होगा जो लोग गौरैया खिलाते हैं, है ना, या कभी निमंत्रण देने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि इलायची बांट दिया गया, मतलब क्या होता है? उसे निमंत्रित कर दिया गया, अर्थात उसे दावत दी गई। तो इलायची बांटना मतलब होता है दावत देना, जो कि राइट आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट बनेगा भाई, ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बताइए 69 नंबर, बछिया का ताऊ का अर्थ इनमें से क्या होता है? बछिया का ताऊ, और बछिया का ताऊ मतलब क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर। सभी लोग नोट करेंगे, इस क्वेश्चन में काफी लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बछिया का ताऊ अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अंधेर नगरी का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? अंधेर नगरी का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? 70 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब होता क्या है? जहां का राजा बेकार हो, है ना, तो वहां पर मतलब होता है अन्याय की जगह। ऑप्शन बनेगा क्या? यहां पर बी वाला हो जाएगा, अन्याय की जगह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राज्य भी स्थान न लगाइए भाई, बहुत लोग तो यहाँ पर हाथ में चिपका लेते हैं ए, हाथ में चिपका लेते हैं बी, और सी और डी चिपका लेते हैं, बस इसके बाद चिपकाते रहते हैं, बैठे बैठे चिपकाते रहते हैं। ए अगर चिपका लिए हाथ में तो यही चिपकाते रहते हैं। अरे भैया, यहां पर जवाब को थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब देखो माधुरी दूल्हे में गुड़ मुंह गड़ाए करती रहती है। चलिए भाई, यहां पर देखिए क्या आ गया है, यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर देखो दिया गया है कि जब देखो माधुरी चूल्हे में मुंह गड़ाए करती रहती है। क्या करती रहती है? चलिए चलिए भाई, चूल्हे में क्या करेगी? चूल्हे में भग भग थोड़ो करेगी, चूल्हे में फू फू करेगी। क्या करेगी? चूल्हे में फू फू करेगी, अर्थात चूल्हे को फूंकती रहेगी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुत्ता भों भों करता रहता है तो कौवा की रट लगाता रहता है। यहां पर बताइए क्या भरेंगे? कह रहे कुत्ता भों भों करता है तो कौवा जो होता है वो क्या करता है? वो काव 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 करता है, जो कि ऑप्शन कहां है? आपका डी नंबर दिया गया है, काव काव हो जाएगा, ठीक है। कुकड़ों को मत लगाइए भाई, कुकड़ों को बोलते हैं मुर्गा बोलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मेरे घर से प्रायः इंजन की सुनाई देती है। और इंजन में क्या होती है? अब बताइए आप लोग, इंजन में क्या होता है? घर घर, झकझक, टप टप, या झंझन? चलिए बताइए, इंजन में क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए भाई, मजाक नहीं है, क्वेश्चन दिए गए हैं आपके खाली स्थान। देखिए, जो इंजन होते हैं उसमें क्या होते हैं? झक झक होता है। क्या? इंजन चलता है, झक 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 चलता है, तो याद रखिए इंजन क्या होता है? झक झक चलता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अच्छा, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं दूसर, क्योंकि हो सकता है उनका इंजन घर घर करता हो, उनका इंजन टप टप करता हो, उनका इंजन झनझन करता हो। याद रखिए यहाँ पर आपका होता है झक झक होता है, ऑप्शन बी वाला भरा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अनुसार मत जवाब दीजिए कि अपने अनुसार आपका इंजन झकझक करता है, ठीक है। यहां पर बताइएगा कुंडल, भ्रगुटी, कंगन और कमरबंद। मतलब यहां पर देखो दिया गया है कि ये क्वेश्चन शायद इसका नहीं है, हम आपको बता देते हैं। इनमें से 4 जो आपके हैं, 3 एक होंगे और एक आपका अलग होगा, अर्थात इनमें से एक इनमें से क्या है? अलग होगा।
तो देखिए यहां पर दिया गया कुंडल, कंगन और कमरबंद, है ना। ये पहनने वाली चीज है, कुंडल पहनते हो, कंगन पहनते हो, कमरबंद पहनते हो, लेकिन भ्रगुटी जो होता है वो तिलक लगाया जाता है ना। यहां पर देखिए बी नंबर आपका यहां पर इनमें से अलग दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ मतलब तीन जो आपके आभूषण है, कुंडल, कंगन, कमरबंद, ये आभूषण है लेकिन ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर बताइएगा इनमें से क्या बनेगा। देखो चटाई, कुर्सी, पलंग और आसन, इनमें से बताइए कौन सा अलग हो सकता है। देखो चटाई, कुर्सी, पलंग और आसन। चलिए, तो देखो भाई यहां पर वस्तुएं बैठने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, क्या प्रयोग में लाई जाती हैं। चटाई में बैठा जाता है, ठीक है ना, ये पढ़ने के लैंग्वेज से है। चटाई में बैठा जाता है, कुर्सी में बैठा जाता है और आसन में बैठा जाता है। लेकिन पलंग में क्या होता है भाई, लेटा जाता है। तो भाई इसको पॉजिटिव लेकर ही इसको जवाब दीजिएगा। आप तो कहेंगे मेरे घर में चटाई है, उसमें तो हम फैल कर सो जाते हैं, है ना। तो भैया उसके अनुसार नहीं, आपकी हिंदी के अनुसार आपको लगाना है। तो यहां पर पलंग आपका हो जाएगा, इसमें से चार पाई होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगादृश्य, निष्पाती सूत्र। अर्थात यहां पर दे सकते हैं कि भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया था, जहां पर दे सकते हैं यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। ये भरत मुनि के द्वारा निष्पादित किया गया है जो कि सूत्र है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रस के अनुसार अपस्मार है। देखिए भाई यहां पर जवाब दीजिए। चलिए, कह रहा आपके रस के अनुसार अपस्मार है, ये जो आंसर है इसका क्या बनेगा, अपस्मार। ये एक प्रकार का संचारी भाव है, क्या है, एक प्रकार का ये संचारी भाव है। और संचारी भाव की जो संख्या होती है वो आपकी 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए इतने लोगों में कि 34वें नंबर का, 34 नंबर का जो संचारी भाव होता है वो कौन सा होता है। 34 नंबर का संचारी भाव का होता है, ये बताइएगा सभी लोग। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया भी गया है, कह रहा है आपसे छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन है। यहां पर बताइएगा कि छल नामक 34वां संचारी भाव है और ये माना है किसने, कौन आचार्य हैं। तो ये कवि देव हैं, कौन, कवि देव हैं, इसका ऑप्शन यहां पर डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो देखिए भाई इसका आंसर क्या बनेगा, तो रस सिद्धांत जो दिया था वो आपके भरत मुनि ने दिया था, यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर, इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है। केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है, यहां पर जवाब दीजिएगा। रस का विवेचन रसिक प्रिया में दिया है, किसमें, रसिक प्रिया, जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट बनेगा, रसिक प्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार है, सभी साथियों यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखो भैया, एक सजना आपके ये हैं और एक सजना आपके ये हैं, और जिनके लिए सजना है वही सजना है ना। यहां पर देखो ऑप्शन क्या बन सकता है, चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका आंसर बनेगा सी नंबर, यमक अलंकार हो जाएगा, क्या, यमक अलंकार हो जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। एक सजना मतलब हो गया जब वो टेंट पेंट लगा के, अर्थात क्रीम पाउडर तैयार होती है लगाकर, वो सजना हो गया। और अगर उनके सजना ने उनकी बड़ाई नहीं किया, अगर उनके सजना ने बड़ाई नहीं किया तो भी गुस्सा आ जाती है सजनी को, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहां पर क्या हो गया, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही। यहां पर पूछा है कि आपका अलंकार इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा यहां पर अलंकार इनमें से राइट क्या हो सकता है। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही। यहां पर दिया है श्रुत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास और आपका छेकानुप्रास। याद रखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका सी है, लटा अनुप्रास बनेगा, क्या हो जाएगा, लटा अनुप्रास, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अब समझिएगा कि पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है कि जिसके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और दूसरे का अर्थ यहां पर यह है कि जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। तो इस कारण से ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तेरी बरछी ने बरछी ने चलिए
गले में भी खराश है। चलिए, तेरी बर्छी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार यहां पर बनेगा? चलिए, यहां पर 83 का ऑप्शन दीजिएगा। देखिए यहां पर दिया गया है बर, है ना, बर्छी और बर्छी, एक बर्छी ये है और एक बर्छी यहां पर ये दिया गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपल पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछा गया है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सरिस शब्द होता है आपकी उपमा अलंकार में। किसमें? उपमा अलंकार में होता है। यहां पर देख सकते हैं, इसका ऑप्शन बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इस पंक्ति में अलंकार पूछ लिया है। चलिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। यहां पर देखो सी शब्द आपको दिया गया है और सी शब्द जो दिया है ये है आपके उपमा अलंकार में। हमने बताया था उपमा अलंकार में सम सा सरिस सी ये शब्द जो आते हैं आपके हमेशा उपमा अलंकार की पहचान ही होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई, आपके उद्देश्य और विधेय जो होते हैं ये आपके वाक्य के होते हैं, अर्थात जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। याद रखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताना है 87 नंबर में। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, रचना यहां पर 3 वर्ण लिखे गए हैं और एक यहां पर 2 3 हो गया। पहला होगा सरल हो जाएगा, ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होता है। अब आप बताइए, अगर आपने यहां पर परिभाषा पढ़ी होती, किसकी? मिश्रित वाक्य की परिभाषा पढ़े होते, तो इसका जवाब आप तुरंत देते, क्योंकि मिश्रित वाक्य का ही ये परिभाषा लिखी है। मिश्रित वाक्य की परिभाषा होती है कि एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उससे क्या होता है? आश्रित होती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर सी वाला आपका जवाब बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। अब बताइए कि जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वह कौन सा होता है? यहां पर आंसर बताइएगा। तो इसमें दिया जाता है क्या? यहां पर दिया जाता है संकेत दिया जाता है। क्या? ऐसे में होता है संकेत वाचक वाक्य, जो कि ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि जिस वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यहां पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन हो जाए आपका सी, विधानवाचक वाक्य होता है। ये जो हम आपको वाक्य बता रहे हैं इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिभाषा से रिलेटेड होते हैं, थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भैया आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे, चाहे कितना भी मेहनत कर लो, गलतियां हो ही जाएंगी। तो इसलिए थ्योरी आप लोग जरूर पढ़िए इस टॉपिक की। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। जो भाषा है सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, किस पर बल देता है? यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा अनुकरण। अनुकरण मतलब होता है सीखना, अनुकरण मतलब होता है सीखना। तो याद रखिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर बताइए, समाचार वाचन में प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब ये बताइए कि यहां पर क्या हो जाएगा? समाचार वाचन में दक्षता प्राप्त करने के लिए, है ना, मतलब ये है कि समाचार जो बोला करते हैं तो आप देते बिल्कुल फर्याद होते हैं, है ना। कौन सा है आपकी देख सकते हैं कि अंजना ओम कश्यप, उनकी आपने देखा होगा कि रिपोर्टिंग जब करती है तो सभी लोग गदगद बिल्कुल गदगद हो जाते हैं उनकी रिपोर्टिंग में, अंजना ओम कश्यप। मतलब क्या होता है कि समाचार वाचन में आपको क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आर्थिक सुधारों की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी जनता की क्या होती है? अगर आर्थिक सुधार हो रहे हैं, सफलता मिल रही हैं, तो सबसे बड़ी कसौटी होती है कि जनता की खुशहाली होती है। क्या? जनता की खुशहाली होती है। यहां पर खुशहाली ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
कि तुम्हारे विषय में तुम्हारे विषय में मैंने तुम्हारे से संपर्क किया। अब यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। तुम्हारे विषय में मैंने तुम्हारे संरक्षक से संपर्क किया। यहां पर आंसर भर देंगे बी नंबर, तुम्हारे संरक्षक से, जो उसकी संरक्षक में है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक आभा नृत्य करती दिखाई देती है। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दिया एक अलौकिक आभा, क्या अलौकिक आभा बोलते हैं ना कि अलौकिक दर्शन हुए, तो यहां पर हो जाएगा अलौकिक आभा नृत्य करती हुई दिखाई देती है। यहां पर आंसर आप भरेंगे क्या, यहां पर सी वाला अलौकिक भर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। यहां पर बताइए निशा निमंत्रण के रचनाकार पूछा गया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, इसका आंसर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अमन का राग के लेखक कौन है। अमन का राग के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए यहां पर बताइए अमन का राग के लेखक कौन है। चलिए, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहते हैं, तो आपके शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। तो इन्हीं की रचना है, याद रखिए, अमन का राग के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन इनमें से सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। मौर्य विजय किसकी रचना है, मौर्य विजय किसकी रचना है। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब क्या होगा। इसका आंसर बनेगा बी नंबर, सियाराम शरण गुप्त का है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त के द्वारा रचित है। ये 1914 में लिखी गई एक प्रथम रचना है, इनकी प्रथम रचना है मौर्य विजय, जो कि 1914 में ये रचित की गई थी, याद रखिए। और भी आपकी रचना है जैसे बापू, ठीक है, बापू जो रचना की गई है इन्होंने ही किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, पृथ्वी कल्प बताना है। 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 99 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो ये है आपके गिरजा कुमार माथुर की है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है। सागर मुद्रा के लेखक पूछा गया है, 100 का ऑप्शन दीजिएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सागर मुद्रा के लेखक हैं ये हैं आपके अज्ञे जी की, जो कि ऑप्शन 100 का बनेगा। यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब जितने भी लोग जुड़े रहे हैं, हमने आपको बताया था कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं लगभग 6 महीना से जुड़े हैं, उनके 45 नंबर आना चाहिए। जो स्टूडेंट लगभग 2 महीने से जुड़े थे उनके 40 नंबर लाना चाहिए। और जो हमारे स्टूडेंट 15 दिनों से 10 दिनों से जुड़े हैं उनके 35 नंबर आना चाहिए। तो अब बता डालिए कि अपना अपना स्कोर आपका जो गया है कितना गया। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।